अस्सलाम वालेकुम। नर्सिंग विद ज़ुबैर की तरफ से आप सबको खुश आमदीद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर प्रोफेशनल आता है, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रोल ऑफ प्रोफेशनल्स क्या होती है और कैरियर रोल का डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज कम्युनिकेटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज ए टीचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज काउंसलर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल क्या होता है। प्रोफेशनल कहते हैं अ पर्सन हु बिलोंग्स टू वन ऑफ प्रोफेशन, यानी कोई ऐसा शख्स, कोई भी शख्स जो कोई प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है हो, उसको कहते हैं प्रोफेशनल। अ प्रोफेशनल इज ए मेंबर ऑफ प्रोफेशन और एनी पर्सन हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक ऐसा प्रोफेशन का मेंबर होता है या कोई ऐसा शख्स होता है जो किसी भी एक खास किस्म की स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी से वो अर्न करता हो, उसको कहते हैं प्रोफेशनल मेंबर या उसको कहते हैं प्रोफेशनल। द टर्म आल्सो डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर मेंबर ऑफ द प्रोफेशन विद पर्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल necessary to perform their specific role within that profession। यानी प्रोफेशनल के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के साथ आपके पास एक खास किस्म की नॉलेज और स्किल्स होना लाजमी है। जब आपके पास स्किल्स और नॉलेज हो, साथ में आपके पास डिग्री हो, तब जाके आप एक प्रोफेशनल हो सकते हो। आप ट्रेनिंग के ज़रिए आपको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन आपको दी जाती है, तब जाकर आप एक प्रोफेशनल मेंबर होके एक इदारे में काम कर सकते हो। उसके बाद होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं रिफर्स टू अ प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड। इट इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं कि कोई भी, यानी प्रोफेशनल का जो कैरेक्टर होता है, जो मेथड होता है, जो स्पिरिट होता है, जो आप एक जिम्मेदारी समझ के अपनी लाइफ में इसको आप इस्तेमाल करते हो। यानी कहते हैं इसके अंदर मेडिकल के प्रोफेशनल है, यानी उसने जो सारे अपने कैरेक्टर को, अपने मेथड को अपनाए, वो मेडिकल पर अपनाए। उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग है तो उसने इंजीनियरिंग वाले कैरेक्टर को अपनाया हो, उस जैसे मेथड अपनाए हो, उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म है। इंजीनियरिंग का प्रोफेशनलिज्म है, डॉक्टर का प्रोफेशनलिज्म है। उसके बाद होता है प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें प्रोफेशनल बनने की प्रोसेस को कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन। इसके लिए एक्वायर करते हैं कि स्पेसिफिक क्रिस्टाइज होना, एक प्रोफेशनल अपने आप को कंसिडर करना, तब जाके आप प्रोफेशनल की प्रोसेस को कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन कहते हैं। कि प्रोफेशन की क्राइटेरिया क्या हो सकती हैं। कि प्रोफेशन का क्राइटेरिया ये है कि टू प्रोवाइड नीडेड सर्विस टू द सोसाइटी। सोसाइटी को जो ज़रूरियात है, उन सर्विसेज को आपने प्रोवाइड करना, मुहैया करना। अपनी फील्ड के अंदर आपने नॉलेज को, एडवांस नॉलेज हासिल करना। डे बाय डे जो आप अपनी फील्ड के अंदर जो नॉलेज आप हासिल करते हो, जो नॉलेज प्रोवाइड करते हो, उसको कहते हैं एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड। टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली। और अपने मेंबर्स की प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, और जितना हो सके एक इफेक्टिवली प्रैक्टिस हो सके आपने करना है। एक होता है वोकेशन और प्रोफेशन में, ये एक इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं कि वोकेशन और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। आपको आसान अल्फाज में बता दूं कि वोकेशन कहते हैं कि एक जनरल जॉब होती है जो कि रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स acquired through experience or through training but not necessarily depending on college degree. These would include plumbing, electrician and mechanic। यानी वोकेशन एक जनरल जॉब होती है जिसमें आपके पास एक स्किल होती है, सर्च ऑफ स्किल, लेकिन इसके लिए आपको कोई स्कूल जाना नहीं पड़ता है, कॉलेज जाना नहीं पड़ता है, यूनिवर्सिटी के वो डिग्री पे आप डिपेंडेंट नहीं होते हो। यानी आप बगैर डिग्री के, बगैर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री के, जो आपके पास एक स्किल आती है, उसको कहते हैं वोकेशन। जिसके अंदर आपके प्लम्बरिंग आना, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का होना, कोई सर्टिफिकेट डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैकेनिक का होना, इसको कहते हैं वोकेशन।
लेकिन प्रोफेशन इसके बिल्कुल अपोजिट है। प्रोफेशन के अंदर आपके पास स्कूल या डिग्री, स्कूल के सर्टिफिकेट होना या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट के साथ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप कोई वकील बनते हो, एलएलबी के फारिग होने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलती है केस लड़ने को। इस तरह आप डॉक्टर हो, 4 साल 5 साल करने के बाद आपको 1 साल हाउस जॉब करना करना पड़ता है, तब जाकर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हो। इसी तरह आपको एक नर्स है, 4 साल पूरे करने के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। आपके अंदर स्किल्स आती है। आपने डिग्री तो ली है, लेकिन अब स्किल को रिक्वायर स्किल हासिल करने के लिए आपने काम करना पड़ता है। यानी प्रोफेशन के अंदर स्किल के साथ आपकी डिग्री का होना लाजमी है। किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग किस्म की स्किल्स और सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। दोनों के अंदर जो बुनियाद, जो बेसिक फ़र्क ये है कि वोकेशन के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशन के अंदर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। स्किल्स दोनों के अंदर ज़रूरत है। उसके बाद यो थ्रू बोथ वोकेशन एज वेल एज प्रोफेशन, दोनों वोकेशन और प्रोफेशन दोनों के लिए इंडिकेट करियर और ऑक्यूपेशन थ्रू द विच इंडिविजुअल मेक्स लाइफ। वोकेशन इज बॉर्डर देन प्रोफेशन। वोकेशन एक ब्रॉड टर्म है देन प्रोफेशन से। प्रोफेशन refers to career that one opts for getting extensive training and acquiring special skills to become eligible for a job in it। प्रोफेशन जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक किस्म की उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसको स्पेशल स्किल्स उसको हासिल करना पड़ता है एक जॉब को एलिजिबल होने के लिए। प्रोफेशन रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन वेयर एजुकेशन इज innate ability in an individual towards particular occupation। प्रोफेशन रिक्वायर करती है ट्रेनिंग भी और क्वालिफिकेशन। जबकि आपकी वोकेशन एक इनर एबिलिटी, यानी एक विरासती। वो भी समझो, अगर उसका अब्बू प्लम्बर है तो उसका बेटा भी प्लम्बर बनेगा, उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो टुवर्ड्स पर्टिकुलर एक खास किस्म का ऑक्यूपेशन की तरफ आप जा सकते हो, आप कर सकते हो, उसको कहते हैं वोकेशन होना। उसके बाद कहते हैं वोकेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरी द कोनोटेशन ऑफ सम काइंड ऑफ मैनुअल लेबर। इसके अंदर आपका प्लम्बर आता है, कारपेंटर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, मैकेनिक सारे आते हैं। बाय कंट्रास्ट इसके अपोजिट जो प्रोफेशन होते हैं वो एम्प्लॉयज का सम काइंड ऑफ वाइट कलर जॉब हिस्टोरिकली कंट्रास्ट विद मच स्ट्रॉन्गर बट टुडे एनी काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर इंक्लूडिंग बीइंग अ कलर इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। आज के दौर पे कलर को एक प्रोफेशनल समझा जाता है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? एनी एक्टिविटी या एन एक्टिविटी और टास्क विद विच वन ऑक्युपाइज वन सेल्फ। कोई भी एक्टिविटी या टास्क जो आप परफॉर्म करते हो कहते हैं। यूजुअली स्पेसिफिकली द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सर्विस, ट्रेड, क्रॉप फॉर विच वन इज रियली पेड अ जॉब, द एक्ट प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसीडिंग इज कॉल्ड प्लेस। यानी ऑक्यूपेशन आप सिंपल आसान अल्फाज में ये कह सकते हो कि कोई भी काम करना। आप चाहे आपकी तिजारत क्यों नहीं करते हो, कहीं जॉब क्यों नहीं करते हो, कहीं सर्विसेज क्यों नहीं करते हो, आपको ऑक्यूपेशन है। इसको कहते हैं सिंपल ऑक्यूपेशंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के कौन सी खुशियात होनी चाहिए? आप ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अलाउस अटोनमी इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग करने के पास वो एटोनमी आपके पास है। कहते हैं इन्वॉल्व स्किल बेस्ड ऑन स्पेशलाइज थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। इन्वॉल्व स्किल दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होनी चाहिए। इंटेग्रिटी इज मेंटेन बाय एडहेरेंस टू कोड ऑफ कंडक्ट, इज ऑर्गेनाइज एथिकल कॉन्स्टेंट्स। ये सारे आपके पास क्या है, कैटेगरीज होनी चाहिए। सेल्फ रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटेग्रिटी होना चाहिए, कंपेटेंसी, इमेज, ये सब कुछ आपके पास होना लाजमी है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? नर्सिंग इज रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीजिंगली एज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज। आपके पास एक अच्छे पर्सनल के साथ एक स्पेसिफिक और यूनिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, आपने बहुत अच्छी खिदमात आपने प्रोवाइड करनी है, सर्विस आपने ओरिएंटेशन करनी है, ओरिएंटेशन आज स्ट्रॉन्ग सर्विस प्रोवाइड करनी है। रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बाय प्रोफेशनल ग्रुप, आपको जो अथॉरिटी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। एक प्रोफेशनल ग्रुप की कौन सी अथॉरिटी एक तरह है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और आपने कोई भी काम कोड ऑफ एथिक्स के अंडर होकर काम करना है। प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स स्टैंडर्ड और आम गोइंग रिसर्च आप में होती है। ऑटोनॉमी इसके अंदर होती है, आप किसी भी पेशेंट को आप गाइड कर सकते हो, आपने ये खाना ये नहीं खाना, उसका एडुकेसी, उसका वकील, उसका लॉयर बनकर आप उसको एजुकेट कर सकते हो, काउंसलर भी बनकर।
प्रोफेशन नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपकी केयरिंग, ऑनेस्टी, फेथफुल, पेशेंट, गुड लिसनर, अकाउंटेबल, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, कमिटमेंट, रिफ्लेक्टिव, नॉन जजमेंट, सेल्फ केयर एंड प्रोवाइडर। कैरियर रोल एज ए कैरियर रोल क्या कर सकते हो? कैरियर रोल, कैरियर रोल कहते हैं रोल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद a person status or position. Role includes behavior rights and responsibility. यानी रोल इज सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स। आपका जो बिहेवियर एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए एसोसिएटेड विद अ पर्सन, किसी भी शख्स के साथ एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। आप जो स्टेटस से, आप जो पोजीशन से, आपका राइट्स, आपको बिहेवियर पेशेंट के साथ कैसा होना चाहिए, पेशेंट के साथ आपका कैसा बिहेवियर, आप जो जो आपके राइट्स है, जो आप पेशेंट को कौन से ऐसे राइट्स है पेशेंट को आपने परफॉर्म करना है, और पेशेंट के कौन से ऐसे राइट्स जो आपने परफॉर्म करना है, कौन सी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपने पूरी करनी है एक पेशेंट की किसी भी काम के अंदर, उसको कहते हैं कैरियर रोल। नर्स फंक्शन इन वैरायटी ऑफ रोल्स एवरी डे, यानी हर रोज बहुत से ऐसे रोल आते हैं जो कि एक नर्स परफॉर्म करती है। ऑफन रूल्स अवर लेब विच में लीड टू कन्फ्लिक्ट इन एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी के अंदर या फिर कोई मुखालिफत हो सकती है कि बहुत से ऐसे एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो, आपकी फील्ड के अंदर गलती इंसान से हो सकती है। इस रोल क्या है कि प्रोफेशनल्स का एक क्या रोल हो सकते हैं? केयर गिवर हो सकती है, काउंसलर कर सकती है, टीचर बन सकती है अपने पेशेंट का, अपने पेशेंट को एजुकेट कर सकती है, अपने पेशेंट को एजेंट को चेंज कर सकती है, उसके लिए कम्युनिकेटर, उसके टीम मेंबर, उसके रिसोर्सेज पर्सन, उसका लीडर, डिसीजन मेकर अपने पेशेंट के लिए एक नर्स, एक गुड नर्स बनने के लिए उसके इसके अंदर ये रोल्स वो फॉलो करना चाहिए उसको। रोल एज ए केयर गिवर, उसका क्या रोल होना चाहिए? केयर गिवर इज अ रोल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नर्सिंग बाय द जनरल पब्लिक। In the role of caregiver, the nurse provides direct care when client are unable to meet their own needs. यानी केयर गिवर कहते हैं कि एक नर्स प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट अपने क्लाइंट की केयर करती है, अपने पेशेंट की केयर करती है। ये तब करती है जब पेशेंट्स अपनी ज़रूरत खुद पूरी नहीं कर सकता, वो इतना एबिलिटी उसके अंदर इतनी वो एबल नहीं है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तब एक नर्स अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट्स को उसकी जो ज़रूरत है, उसको जो केयर है वो डायरेक्ट प्रोवाइड करे। दीज इंक्लूड फिजिकल नीड्स, इसमें फिजिकल नीड भी हो सकती है विच कैन रेंज फ्रॉम टोटल केयर द हेल्पिंग इन पेशेंट इलनेस, यानी इसके अंदर पेशेंट को उठाना बिठाना, उसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सपोर्टिव एजुकेशन केयर प्रिवेंटिव सब कुछ उसी के केयर गिवर एक ऐसा रोल है इसका, यानी एक नर्स अपने पेशेंट को उठाने में बैठने में हेल्प करना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है जब वो पेशेंट खुद नहीं कर सकता, वो इतना एबल ना हो सको। होलिस्टिक केयर कहते हैं emphasize that the whole person is greater than the sum of their parts, यानी होलिस्टिक पर्सन एक होलिस्टिक केयर कहते हैं कि एक नर्स पेशेंट की ऐसे केयर करना, उसको साइकोलॉजिकल भी, डेवलपमेंटल भी और कल्चरल भी और स्पिरिचुअल नीड्स को एक नर्स अपने पेशेंट को पूरा करना, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों को उसको गाइड करना, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल केयर प्रोवाइड करना। द रोल ऑफ केयर गिवर इंक्लूड्स ऑल ऑफ tasks and skills that we associated with nursing care, but also include other elements that make up the whole person. रोल एज ए काउंसलर, क्या रोल हो सकता है नर्स का? काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग एक हेल्पफुल प्रोसेस है जो कि पेशेंट की, क्लाइंट की हेल्प करता है कि वो पहचान सके खुद, और वो स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स को कोप कर सके, पहचान सके वो खुद, यानी वो उसको ऐसा काउंसलर कर सके, उसको खुद पेशेंट ना बताए, पेशेंट पेशेंट खुद अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सोशल प्रॉब्लम्स को, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खुद समझे, खुद पहचाने, उसको ऐसे गाइड करना, उसको ऐसे काउंसलर करना। When acting as a counselor, the nurse assess client with problem identifications. जब पेशेंट और क्लाइंट के आपस में, जब क्लाइंट और नर्स के आपस में इंटरेक्शन होती है, तो क्लाइंट को नर्स ऐसा इंटरेक्ट करे कि उसकी प्रॉब्लम्स को खुद पहचान सके, खुद उसकी आइडेंटिफिकेशन करके और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व कर सके। द काउंसलर facilitate client action and does not tell client what to do but assist the client to make their own decision. काउंसलर जो होती है वो उसको क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करती है उसके एक्शन को, लेकिन उसको बताते डज नॉट टेल द क्लाइंट, क्लाइंट को नहीं बताती है कि आपने क्या करना है, लेकिन उसको क्लाइंट को असेस करते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, खुद ले ले,
काउंसलिंग इज डन टू हेल्प क्लाइंट। काउंसलिंग डन करती है कि वो अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं कि वो उसका जो कोपिंग स्किल्स है वो इंक्रीज कर देती है ताकि वो खुद अपने डिसीजन कर सकें। क्लाइंट आर फ्रिक्वेंटली कंसर्न इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी क्लाइंट्स उसको इतना काउंसलर कर सके, उसका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको क्या करे, काउंसलर उसको फ्रिक्वेंट खींच कर दे, उसको मैनेज कर दे। हाउ टू डील विद क्रॉनिक कंडीशन, यानी क्रॉनिक कंडीशन आपने कैसे डील करना है, ग्रीफ के तरह सदमे वगैरह काफ़ी टाइम तक उसको सदमे रहना। इफेक्टिव काउंसलिंग इज हॉलिस्टिक, अगर इसको एक इफेक्टिव काउंसलिंग करना है तो आपने होलिस्टिक, यानी उसको साइकोलॉजिकल भी उसको गाइड करना है, उसको इमोशनल भी उसको प्रोवाइड करना है, स्पिरिचुअल भी और कोग्निटिव डायमेंशन भी। आपने हर तरफ से अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को अपने गाइड करना, उसको काउंसलर करना। एज ए टीचर क्या रोल हो सकता है? टीचर सिंपल, अगर आप टीचर की डिफिनेशन, एक ये एक ऐसी एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल को यानी इंफॉर्मेशन या शेयर कर देती है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इसका बिहेवियर को चेंज करने के लिए। यानी टीचर क्या होता है, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज शेयर कर देता है, उसको बता देता है क्या कि उनके अंदर कुछ चेंजेस आए, उनके रवैये के अंदर, उनका फिजिकल उनको कुछ चेंजेस आया, उनके बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस आने के लिए। लर्निंग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन दिस रिजल्टेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी वो प्रोसेस, यानी वो टीचर ने उनको बताया और उनकी बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ गई, उसके अंदर जो एसिमिलेटेड किया, उसको कहते हैं लर्निंग। Teaching एक इंटरनल पार्ट ऑफ नर्सिंग, एक इंट्रोंसिक पार्ट ऑफ नर्सिंग है। द नर्स व्यू ईच इंट्रोडक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बट क्लाइंट एंड नर्स कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कहते टीचिंग एक नर्सिंग का एक इंट्रोंसिक पार्ट है, और हर रोज टीचर और क्लाइंट एक दूसरे से बहुत कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। यानी टीचर सिखाता है, इसी तरह एक नर्स अपने क्लाइंट से बहुत कुछ सीखती है, और क्लाइंट भी नर्स से बहुत कुछ चीज़ें सीखता है कि फॉर्मल कैसे बात करना है, इनफॉर्मल कैसे होना है, इंटेंशनल इन इंटेंशनल, ये सारी चीज़ें एक आपस में उनकी इंट्रोडक्शन से एक दूसरे से सीखते हैं। इज एडुकेट क्या रोल हो सकता है? क्लाइंट एडुकेट अ पर्सन हु स्पीक अप फॉर एक्ट बिहाफ ऑफ क्लाइंट सो एज प्रोटेक्ट हिम। इन दिस रोल द नर्स में रिप्रेजेंट क्लाइंट नीड्स विशेस टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। यानी एडुकेट कहते हैं कि नर्स अपना पेशेंट एडुकेट बन के उसकी तरफ, उसके साइड करके एक्शन लेना, उसकी उसका यो उसकी सेहत के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, उसके सेहत के अंदर बेहतरी लाने के लिए उसके साथ हो के उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर उसके साथ देना, उसको उसके साथ खड़े होना। रिक्वेस्ट एम्पावर क्लाइंट, यानी क्लाइंट को एम्पावर करने के लिए उसके उसके पार्टनर बनना, थेरेपेटिक प्रोसेस एक क्रिएट करना, और पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ केयर उसके लिए देना। रहता जब जब तक उसको पैसिव रिसिपेंट केयर देने से बेहतर है उसको डायरेक्ट उसको एक थेरेपेटिक प्रोसेस को प्रोवाइड करती है। द रिलेशनशिप डेट इनकोर्स क्लाइंट एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द म्यूचुअल परस्पेशंस बाय क्लाइंट ऑफ नर्स। Nurse who function in the role of change agent recognize the change in a complex process। नर्स जो कि उसकी जो फंक्शन है चेंज करना, रोल ऑफ चेंज एजेंट को पहचानना, द चेंज कम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस। द नर्स चेंजेस एजेंट इज प्रोएक्टिव, टेक्स द इनिशिएटिव टू मेक थिंग्स हैपन। एंड इनिशिएटिव काम ऐसे लेते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स आफ्टर दे हैव हैपन। What role of nurse is that of team member? What role of nurse is that of team member? The nurse does not function in isolation but rather works with other member of the healthcare team। यानी एक नर्स का एक वाटर लोड ये है कि वो हम अपने टीम मेंबर के साथ होकर काम करती हैं। नर्स अकेला कोई काम नहीं करती, आइसोलेशन काम नहीं करती, जबकि टीम के साथ मिलकर, अपनी हेल्थ टीम के साथ, हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर फिर एक पेशेंट की उसको केयर प्रोवाइड करती है, उसको फैसिलिटेट करती है, उसको केयर प्रोवाइड करती है। कोलैबोरेशन रिक्वायर्स नर्स टू यूज इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स। कोलैबोरेशन से काम करना जो कि रिक्वायर करती है कि एक नर्स के अंदर वो इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करना, एंड जो कंटिन्यूटी ऑफ केयर को प्रमोट करने के लिए दे यूज देयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि अप्लीकेबल है किसी भी हेल्थ की रिलेशनशिप को क्लाइंट और पुलिस के दरमियान, उसकी हेल्थ का जो रिलेशन को प्रमोट करने के लिए।
ए रिसोर्सेज पर्सन का क्या रोल हो सकता है? द नर्स फंक्शन एज रिसोर्सेज पर्सन बाय प्रोवाइडिंग स्किल इंटरवेंशन इंफॉर्मेशन। नर्स का काम एक रिसोर्सेज पर्सन भी है, यानी उसको एक प्रोवाइड करना, स्किल इंटरवेंशन और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना एक रिसोर्सेज पर्सन का भी रोल परफॉर्म करती है। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग रिफलर एज ए नीडेड also fall under copies of this role. Nurse must consider the client's strength and access to resources, including physical, intellectual, economical, and social environmental. Role as a leader. A leader influences others to work together to accomplish a specific goal. The leader role can be employed at different levels: individual client, family, group of clients, colleagues, or the community. A leader काम करता है अपनी टीम के साथ मिलकर और एक स्पेसिफिक गोल को अकम्प्लिश कर देती है। लीडर का रोल ये होता है कि वो डिफरेंट लेवल पर एम्प्लॉय करना डिफरेंट लेवल पर, यानी फैमिलीज के साथ, क्लाइंट्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, कोलीग्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ। एक इफेक्टिव लीडरशिप जो कि लर्न प्रोसेस रिक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स एंड गोल्स, जो कि समझ सकता हो नीड्स को और गोल्स को, जो कि किसी भी पीपल को मोटिवेट कर सके, द नॉलेज जो कि अप्लाई कर सके लीडरशिप की स्किल्स को, और इंटरपर्सनल स्किल्स को भी वो क्या कर सके, अप्लाई कर सके। रोल एज रिसर्चर होता है कि नर्स रिसर्च आर साइंटिस्ट हु स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड केयर, हेल्थ केयर। जो नर्स जो रिसर्चर होती है, वो साइंटिस्ट होते हैं, वो स्टडी करते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर, जिसके हेल्थ के, इलनेस के और हेल्थ केयर के, बाय डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, और उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर। और दे लुक फॉर वे टू इम्प्रूव हेल्थ, और उसको देखते हैं कि हेल्थ के अंदर इम्प्रूव लाने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, हेल्थ केयर आउटकम्स के अंदर इम्प्रूव लाने के उसको स्टडी करते हैं। एज ए कम्युनिकेटर क्या रोल हो सकता है? एज ए कम्युनिकेटर नर्स अंडरस्टैंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स कैन हेल्प improve द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। यानी कम्युनिकेशन के आप क्या कर सकते हो, नर्स जो अंडरस्टैंड करती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करके एक हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हेल्थ केयर इन्वायरमेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इनहिबिट हीलिंग प्रोसेस। अगर हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कोई बैरियर आ जाए तो हीलिंग प्रोसेस इनहिबिट हो सकती है, यानी देर के बाद काफ़ी बिल्कुल इनहिबिट हो सकती है। द नर्स हैज़ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर एज वेल एज अदर मेम्बर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम। जो नर्स होती है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेट करती है एक पेशेंट के साथ और एक फैमिली मेम्बर के साथ, जिस तरह दूसरे हेल्थ केयर टीम के साथ करती हैं। इन एडिशन द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटन कम्युनिकेशन। एडिशन करने के लिए नर्स की रिस्पॉन्सिबल है कि वो कम्युनिकेशन को रिटन फॉर रिटन कम्युनिकेशन के लिए और पेशेंट चैटिंग के लिए, विच इज़ की कंपोनेंट टू कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जो कि की कंपोनेंट है किसी भी कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए। डिसीजन मेकर का क्या काम हो सकता है? एज डिसीजन मेकर इज टू यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपके पास आप जो स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इस्तेमाल करना पड़ता है कि डिसीजन करने के लिए, गोल्स को सेट करने के लिए, पेशेंट का आउटकम्स को प्रमोट करने के लिए डिसीजन मेकर एज ए रोल होता है। और दीज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कौन से इसके अंदर, असेस करना पेशेंट को, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, प्लानिंग करना, और इसको इम्प्लीमेंट करना, इंटरवेंशन करना, और लास्ट में इवेल्युएटिंग द आउटकम्स करना। नर्स यूजेस क्लिनिकल जजमेंट, नर्स इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल जजमेंट को। हिज और हर एबिलिटी टू डिसर्न what is best for patient to determine the best course of action for the treatment.